आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ हैं। और ये मुलाकात एक ऐसे समय में हो रही है कि अब से कुछ घंटे पहले RSN सिंह साहब ने एक किताब लिखी है। किताबें यूँ उन्होंने बहुत सी लिखी हैं, ख़ासतौर से चाहे एशियन स्टडी ऑन मिलिट्री पर्सपेक्टिव, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, अनमेकिंग ऑफ नेपाल। लेकिन उन सब में इस किताब को और अनमेकिंग ऑफ नेपाल को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि नो द एंटी नेशनल नाम की जो किताब है, इसमें कुछ कुल मिलाकर के कोई 52 टॉपिक हैं। सिंह साहब ऐसे शख्स हैं कि जब आपने अनमेकिंग ऑफ पाकिस्तान नेपाल लिखी थी, तो जो आज नेपाल को हम देख रहे हैं, आपने करीब 10-12 साल पहले वो प्रेडिक्ट कर दिया था। एक तरीके से वो तमाम सारी बातें आज सच होती नज़र आ रही हैं। और यूँ तो भारत में एंटी नेशनल्स जो हैं वो अलग अलग शक्लों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं, लेकिन आप इस विषय पे मेरा ख्याल है कि 2009 से 8 से करीब करीब बोल रहे हैं, जब शायद एंटी नेशनल शब्द बड़ा अपने आप में टच मी नॉट टाइप का माना जाता था। आपने ये जो नो द एंटी नेशनल किताब लिखी है, इसमें उस दौर के सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं। लेकिन इसमें मैंने जब ये देखा कि आपने सबसे ज़्यादा, कोई टोटल 52 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक आपने माओवाद पे लिखे हैं। कोई ख़ास वजह कि माओवाद को आपने 10 अलग अलग टॉपिक्स में उनको लिया है, उनके डायमेंशंस को बताया है? तो क्या एंटी नेशनल्स जो आपकी किताब है, इसमें माओ फैक्टर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जिसको आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये शुरुआती सवाल ही बहुत अच्छा है आपका। और जब मैंने ये आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उस समय अगर आप अपनी याददाश्त ले जाएं तो 2004 के बाद सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, फैज़ाबाद, अयोध्या, दिल्ली, जयपुर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु, पूरे इंडिया में उस समय बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। एंड फाइनली दैट कल्मिनेटेड इनटू 26/11, 26/11 को वो हुई। तो मैं देख रहा था कि एक ये इसके पीछे कारण क्या है, कौन से लोग हैं। पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर तो यकीनन था ही, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि कश्मीर का जो जिहादी टेररिज्म था, इट टुक अ फुल सर्कल और वो पहुंच गया मुंबई। और उसी समय मैंने देखा कि ये जो रेड कॉरिडोर है आपका, फ्रॉम, जिसको कहते हैं फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति टू पशुपति, उसके बारे में भी मैंने बहुत अध्ययन किया। और मैं खुद उसका एक इफेक्टेड पार्टी रहा हूँ, माओइस्ट टेरर का। हमारा इलाका भी माओवादियों ने उस पर घुसपैठ करने की बहुत कोशिश की थी। बहुत लोगों को हमारे उस समय लेट 80s में या लेट 90 या अर्ली 90s में उनको मजबूर हुए गांव को पलायन करने में। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही थी वो एक आइसोलेशन में हो रही थी, लेकिन ये भी इंडिकेशन मिल रहे थे कि ये सारी ताकतें जो हैं, जिहादी, माओइस्ट, चर्च, ये सब आपस में ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं। टेंटेटिव था पहले, और वो देखते देखते हमने अभी आपने ये शाहीन बाग में आपने देख लिया किस तरह से वो। और मैंने एक वो मैप बनाया था उस ज़माने में, इंडियन फॉल्ट लाइन, और उसमें मैंने दिखाया था कि कहाँ कहाँ कौन सी, मैंने रेड कॉरिडोर को दिखाया था। मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से वो एरोज़ दिखाए कि किस तरीके से वहाँ से एरोज़ निकल रहे हैं, जिहादी एरोज़। और वो देखें तो मतलब कोई भी आदमी नक्शे को देख के वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि एरोज़ कभी ना कभी मिलेंगे ज़रूर। यानी जिहाद और हाँ जी जी जी, वामपंथ और माओवाद बांग्लादेश से एरोज़ का मिक्सचर। और ये पाकिस्तान से ये एरोज़,
और वो एरोज मिलते 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 वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक चले गए। इस किताब में एक आर्टिकल है, केरला कश्मीर काबुल। यस यस, आपने लिखा है, यस। ठीक है ना, उस समय ISIS का उस समय फिनोमिनन नहीं था, वो थोड़े बाद में वो शुरू हुआ। तो वो देखते देखते हमने देखा कि वो एरोज जो हैं वो मिले ही नहीं। वो एक, आपने सबसे पहले उनका जो समागम है वो आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इसमें एक बात जो आपकी किताब में मुझे मिली, और क्योंकि आप अक्सर जब भी किताब लिखते हैं तो जो उससे रिलेवेंट हिस्ट्री में 47 से पहले किसने क्या कहा, किस जगह क्या लिखा, आप जहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा की बात कर रहे हैं वहाँ आपने एक जिक्र किया है सरदार पटेल का, कि किस तरीके से वो 2000 कम्युनिस्टों को छोड़ा गया, फिर क्या किया, उस पर सरदार पटेल ने जो किया वो आप बताइए। जी हाँ, जिस इस किताब में उसका मैंने जिक्र किया है उसमें। तो आज देखिए, आपने जो वो सवाल पूछा कि क्यों माओवाद, तो माओवाद इज नॉट जस्ट रेड कॉरिडोर। यस। मेरी सबसे बड़ी समस्या आज हिंदुस्तान में है ये अर्बन नक्सल्स की। और आप सब जानते हैं, अखबार, कई टेलीविजन चैनल्स, कई पूरे ये माओवाद को, कुछ लोगों को मतलब वो बाहर हो गए, आपको मालूम है। कोई हिंदू का एडिटर को हटाया गया, कोई आज तक का एक था जिसको ना वो बाद में दूसरे चैनल पे गए। ये सब ये जो अर्बन, ये आपके जुडिशरी में नहीं, आपने जिक्र किया है वो PIL, सारे ये एक जो अर्बन नक्सल्स है। और ये अर्बन नक्सल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये 1947 से क्रिएट हुए थे। तो जो आप सरदार पटेल की बात कर रहे थे, काश हमारे देश में सरदार पटेल की जैसे क्लैरिटी वाले लोग होते और निस्वार्थ व्यक्ति, सरदार पटेल की तरह निस्वार्थ या देश प्रेमी व्यक्ति होता। अब वो आदमी क्या कहते हैं, ये 1950s के अर्ली 50s की बात है, जब वो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। तो उस समय हिंदुस्तान के वेरियस हाई कोर्ट्स ने, उच्च न्यायालय ने, उन्होंने कोई 2000 कम्युनिस्ट को जो जेल हुआ था फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए, उनको कोर्ट्स ने छोड़ दिया, बरी नहीं किया, उनको बेल दिया। और तब सरदार पटेल ने ये बात कही। सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कानून बनाया, उनको फिर अंदर जेल में डाला गया। और उन्होंने एक बात कही कि देखिए, मुझे कम्युनिस्ट विचारधारा से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, मैं उसको कोई इतनी तवज्जो नहीं देता हूं, मेरे लिए कोई वो बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किया, वो उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल लिबर्टी, वर्ड ही हैज यूज्ड इज क्रिमिनल लिबर्टीज, criminal liberties of few cannot be allowed to override the civil liberty of the majority. Beautiful sir. तो ये जो आपने कहा कि मैंने क्यों माओवादियों पर ये किया है इतना, ये माओवादी, ये विचारधारा, ये देखिए, ये इनकी जो वो है ना, वो कहते हैं इनका दिमाग कहीं और है। यहाँ जो भी आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, रेड कॉरिडोर में देख रहे हैं, या गद्र चिरोली रीजन में देख रहे हैं, या झारखंड में देख रहे हैं, या अबुजमड़ फॉरेस्ट में आप देख रहे हैं, चाहे आप तेलंगाना के इलाकों में देख रहे हैं, चाहे आप उड़ीसा में देख रहे हैं, तो ये रेड कॉरिडोर का जो मास्टर माइंड्स हैं, जो पूरी फंडिंग इनका मास्टर। अब आप इसी से सोचिए कि दिल्ली में बैठा हुआ व्हील चेयर बाउंड प्रोफेसर पैसे मंगा रहा है गद्र चिरोली में माओइज्म को बढ़ाने के लिए। आप पुणे में आप जाके देख लीजिए, ये जो एल्गार परिषद में ये, और ऐसे भी वहाँ जो अर्बन नक्सल्स का जो घुसपैठ है। तो इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मैंने इसका ये किया है, इसका हर एस्पेक्ट्स मैंने दिया है। और जो इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विदेशी महिला का जो मेन, जो हमारे यहाँ विदेशी महिला है, उसका मेन टूल माओइस्ट है। उस विदेशी महिला की जो पुत्री हैं, यूपी की इंचार्ज हैं, आप देखिए कि उन्होंने छटे हुए
माओवादियों को अपने उसमें अपने कमेटी में रखा हुआ है, पार्टी के कमेटी में उत्तर प्रदेश में। उसमें सहारनपुर के उस गुंडे को भी रखा है जिसने सहारनपुर कहा के कि गुंडे में, मोदी की हाँ हम हाँ। बोटी बोटी काट तो देंगे। उन्होंने एक इनका जो वो कहते हैं ना व्हीकल टू पावर है, इन्होंने उसको माओवादियों को बनाया, तभी ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था। और दुख की बात है कि ये सब चीज सरदार जी के नीचे हो रहा था, ये सब सरदार जी के नीचे हो रहा था। सरदार जी को पता नहीं किस लिए बनाया गया था, वो जस्ट वो एक तरह का मुखौटा थे। और वो आप देखिए, इसीलिए जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर जब अपना नज़ारा दिखा रही थी, तो इनके पुत्र भी वहां गए थे। लेकिन पता नहीं इस देश को इन बातों से चिंता होती है कि नहीं। तो लेकिन अब मैंने अपनी इस किताब के द्वारा मैंने अपनी चिंता व्यक्त कर दी। तो ये कारण था। एक जगह आज भी आप किसान आंदोलन जी, में जी, जी। आपने देखे किसके रिहाई की बात हो रही थी, माओवादियों की। जी, बरबरा राव और बरबरा माओवादियों की और जिहादियों की, यस 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 यस, शर्जिल इमाम की, शर्जिल इमाम की, खालिद उमर, इन तमाम लोगों की। आई एग्री। लेकिन सिंह साहब, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि जब आप माओवाद पे पूरी बात करते हैं, जिहाद का जो मिक्सचर है, जब आप उसकी बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि हिंदू टेरर पे बहुत बात हुई, पूरा देश ने देखा कि 26/11 कैसे हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने बात लिखी है जो मैंने नहीं पढ़ी थी, जबकि आप ही से मुझे पता चली और आपने उसको मेंशन भी किया है। आपने एक जगह कांग्रेस पार्टी के बड़े पुराने नेता और डिप्लोमेट भी रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे, आपने कुंवर नटवर सिंह की किताब का एक जिक्र किया है, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, और उसमें से उस पोजीशन को उठाया है जो शायद कांग्रेसियों ने भी नहीं पढ़े, और एज ए डिप्लोमेट, जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से जब 26/11 हो रहा था तो यहाँ भारत का होम सेक्रेटरी और पूरा एक अमला पाकिस्तान गया हुआ था, और फिर वहाँ नहीं ये नटवर सिंह का शायद नहीं है। नहीं, ये नटवर सिंह का नहीं है। नटवर सिंह का तो वो है कि हाउ पाकिस्तानी डिप्लोमेट नटवर सिंह के बारे में दो चीज़ें उस किताब में की आप जिक्र कर रहे हैं, दो चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम लिखी हैं। इनफैक्ट मैं आपको अगर कहूँ, वो किताब अगर कोई अच्छे से पढ़े, ये पूरी जो हमारी जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी कैसे इवॉल्व की है फ्रॉम 1947, उस किताब के ज़रिए आपको बड़े अच्छे से वो प्राप्त होता है, उसका ज्ञान। तो उन्होंने, नटवर सिंह ने दो चीज़ें कही हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि आपने मेंशन की है, हाँ, उनको मेंशन। एक उन्होंने अपनी किताब में ये कही है कि जब वो हाई कमिश्नर उनको नियुक्त किया गया पाकिस्तान का, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, उन्होंने सबसे उन्होंने सोचा कि चलो जो लोग पहले वहाँ रह चुके हैं उनसे मिले, क्रॉस सेक्शन में से उन्होंने इंटरैक्ट किया, जो भी पाकिस्तान के बारे में जिसका कोई ना कोई वास्ता था उससे। तो इसी सिलसिले में वो आखिरी में वो गए हैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मिलने, और पाकिस्तान का जो यहाँ हाई कमिश्नर था, उस समय नाम में मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो वो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए कि अब मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ एज हाई कमिश्नर, तो कुछ बातें बताइए, कुछ हमको डूज़ एंड डोंट्स बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, डूज़ एंड डोंट्स तो मैं डूज़ क्या बताऊं, लेकिन एक डोंट जरूर बताऊंगा मैं, और वो है कि कभी भी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को ये मत कहना कि हम लोग एक ही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तानी एक ही हैं, और हम एक ही हैं, और हम एक ही, हम एक जैसे लोग हैं, हम में कोई वो हम अलग नहीं हैं। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी इस चीज़ को वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक लेसन है लोगों को, हाँ, जो हमारे यहाँ जो वो क्या अमन की आशा चलाते हैं, कि जब उसने साफ कह दिया कि क्या वो, उन्होंने कहा हाई कमिश्नर ने कि हम अगर एक जैसे होते तो हम दो मुल्क हो ही नहीं सकते थे। लेकिन नटवर सिंह ने जो आगे कहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट किस मिशन पे, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उनको एक और चीज़ उसने, हम अक्सर नेशन बिल्डिंग के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई नेशन बिल्डिंग, इट कैन नेवर बी अ नेशन,
पाकिस्तान कैन नेवर बी अ नेशन, क्योंकि किसी भी देश का जहां पे इतिहास एक मोड़ पे आके रुक जाता है, वो देश वो नेशन कैसे बन सकता है? वो राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। वो समझ रहे हैं आप हमारी बात? इतिहास एक मोड़ पे आके रुक जाता है, और इतिहास के नॉट गो बियॉन्ड बाजवा, चीमा के पीछे नहीं जा सकता, तो लिमिटेशन है। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज नथिंग बट ए लैंड जिहाद। लैंड जिहाद, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, लैंड जिहाद एंड पावर जिहाद दैट्स राइट। है। तो जिन्ना को पावर चाहिए था, और वो मूर्ख आदमी, मैं वो उसने ये लिखा कि हमारी तारीख अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारा हीरोज अलग है, हमारे कैलेंडर अलग है, हमारे हीरो आपके विलन हैं, आपके विलन हमारे हीरोज, इसलिए हम नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अपनी इतिहास के बात कर रहे हैं, जब ये आदमी गवर्नर जनरल बन रहा है, और जब लाखों लोग मतलब पार्टीशन से इफेक्टेड हुए थे, लोग भूखमरी सी फैली हुई थी, उस समय ये आदमी, ये वो पूरा जो वाइसराय वाला जो पहले गवर्नर जनरल था, पूरा जो वाइसराय वाली जो ट्रैपिंग्स होती है, वो बग्गी में और उसमें, और अपना पूरा वही शानो शौकत, वही एडीसी है कि मतलब, तो सोचिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या थी, इनकी मानसिकता क्या थी। ये तो जिसको, तो उसमें उन्होंने कहा है, नटवर सिंह ने, कि देखिए, मैं अपने डिप्लोमेटिक करियर के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स से मेरा वास्ता हुआ है, और एक बात मैं बता दूं कि जो उनको अपने देश के लिए पैशन है, मतलब वो बिल्कुल मिशनरी जील से वो काम करते हैं, क्योंकि उनको कहीं पर ये लगता है, जैसे कहते हैं ना कि इस्लाम खतरे में है। उनको ये बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन उनका कहने का एक हाइट ऑफ पैशन इज लाइक दैट। हाँ, कि मतलब जैसे कहते हैं ना इस्लाम खतरे में, वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में है, और इसको बुलंद करना है। ये बात उन्होंने लिखी है, और वो पैशन आपको सभी जगह आपको उनको दिखाई देगा। जब भुट्टो, आपको याद है जब उसने यूएन में स्पीच दिया था, लुक एट द पैशन ऑफ दैट मैन। वो ठीक है, उसने क्या बोला नहीं बोला, क्या कागज फाड़ दिया, जो भी किया उसने, बट वो पैशन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो पैशन पाकिस्तानियों का तो है, लेकिन उन्होंने भारतीयों को भी तो टिप्पणी की है इस पैशन को लेकर के। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ वही है कि ये कहना भी नहीं चाहिए, शायद हालात बदल गए हों, लेकिन उन्होंने कहा है कि वी डेफिनेटली वी लैक दैट डेडिकेशन एंड पैशन। और मैं तो खुद ही देखा हूँ साहब, मैं तो खुद देखा हूँ, मैं सरकार में रहा हूँ, और लाइन लगी रहती थी। सबकी चाहत यही थी कि हम कैसे हमारी यूरोप में आपको मालूम है मैं जिस संगठन में था, तो हमारी यूरोप कैसे पोस्टिंग हो जाए, और कोई अगर मान लीजिए श्रीलंका या बांग्लादेश से डील कर रहा है, लेकिन उसको पोस्टिंग चाहिए पेरिस की। करेक्ट। मेरे ख्याल से सिंह साहब, हालात शायद बदल गए हों। आपने एक टॉपिक उठाया, इस टॉपिक नंबर 49 है, 26/11 एंड हाईजैकिंग ऑफ इंडियाज़ वॉर रूम। उसमें आप एक पूरा उस वक्त की बात बता रहे हैं कि कैसे 26/11, आप कहते रहे हैं कि इसमें इंटरनल फोर्सेस ने किया और अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किया, और उस वक्त कैसे यहाँ का होम सेक्रेटरी उसी वक्त पाकिस्तान में था, फिर उनकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी गई थी। वो पूरा बात मैं समझता हूँ कि आपने लिखी है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है सर। ये देखिए, ये 26/11 के बाद जब मैंने, ये कई बार मैं कह चुका हूँ कि मैंने सारे तथ्य टेबल पे रखे, मैंने उसको ग्राफिकली समझने की कोशिश की, और जब मैंने ग्राफिकली मैंने उसको समझने का जब मैंने भरपूर कोशिश किया, तो अपने आप, जैसे मैंने ये बात पहले भी कही है कि एवरीथिंग फेल इन प्लेस, और मुझे सारा मतलब जो जैसे पर्दा जैसे खुल गया पूरे इस रहस्य के पीछे। और
मैंने उसी समय, मैं टेलीविज़न पर भी मैंने कहा, उस समय अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ पे थे, शायद वो कहीं रिकॉर्डिंग में होगी, और मैंने कहा कि मुझे आज आप 3 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे, और बड़ी मुश्किल है अर्नब गोस्वामी के किसी शो में 3 मिनट निकालना। लेकिन मैंने उनको ये बताया कि ये क्यों और कैसे ये हिंदू टेरर किया गया। तो उसमें पुष्पेंद्र जी ये हुआ था, मैं डेविड हेडली की आपको बात बताता हूँ। वो एक डबल एजेंट था। ही वॉज वर्किंग फॉर बोथ ISI एंड बोथ CIA। ठीक है ना, होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये हमेशा होता रहेगा। वो डबल एजेंट था। उसने काफ़ी कुछ खुलासा किया था वहाँ पे, कैसे रिकॉनेसेंस किया वो मुंबई का, ये वो। उससे एक बात खुल के आ रही थी कि ये पूरा का पूरा जो 26 से 11 किया गया था, वो हिंदू कम्युनिटी का जो नेशनलिज्म है उसको कमज़ोर करने के लिए, उस पे सीधा अटैक था, उस पर प्रहार था। क्योंकि आप जैसे ही हिंदू टेरर बना के उसको प्रहार करेंगे हिंदू टेरर के वेक्टर से, तो अपने आप हिंदू सोसाइटी वो कहे कि देखो जिहादी टेरर भी होता है तो हिंदू टेरर भी होता है, इस तरीके तो उसको आप इक्वेट कर देंगे। तो इसीलिए मतलब कि हिंदूज को इतना डिमोरलाइज कर दो कि वो आगे मतलब वो जिहादी टेरर के बारे में वो कुछ बोल ही ना सके। तो आपने एक तो उनके जो नेशनलिज्म है उसको रेक कर दिया, उनकी यूनिटी को रेक कर दिया, और दूसरा आपने जिहादी टेरर को फैसिलिटेट कर दिया। इसीलिए वो उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको वो जो हमारे यहाँ जो हिंदी बोली जाती है, मुंबई की हिंदी, वो उनको सिखाई गई। धागे उनको जो हिंदू हम लोग धागा बांधते हैं, वो धागे बांधे गए। मैं एक सेकंड की बात रोक रहा हूँ। ये करीब करीब बातें आप बहुत सारी बोल चुके हैं। इसी से रिलेटेड जो बात आपने लिखी है, ये जो आपका टॉपिक, और आपने जून 13, 2016 में ये आर्टिकल लिखा है जी, और इसमें जो आप बड़ी बात कह रहे हैं जो पब्लिक को नहीं पता है, वो ये है कि एक 9 मेंबर हाई लेवल डेलीगेशन, पाकिस्तान होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता का वहाँ जाना, और जो पूरा एपरेटस था हमारी सिक्योरिटी का वो उस समय पाकिस्तान में बैठा था। एक मतलब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी देश में चल रही हो, एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया हो, एक उसमें मिनिस्टर का भी नाम उस वक्त का शामिल है, और उसमें जो इसमें आपने शायद नहीं लिखा है, जिसका मैं एक विटनेस हूँ, कि उसी सेम टाइम पे जिस रात हुआ है, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर आज है, सेम फॉरेन मिनिस्टर वाज सिटिंग इन इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर विंडसर पैलेस पे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब ये घटना घटी। तो ये आपको लगता है कि भारत का, ठीक है पाकिस्तान ने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या भारतीय नेताओं का, इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं रहा होगा कि पूरा सिक्योरिटी का एपरेटस इस्लामाबाद में बैठा है और फिर उनकी एक दिन की छुट्टी बढ़ाते हैं, वो भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, और तमाम यहाँ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बैठा है। ये जो बात आपने कही है, ये देश को जाननी नहीं। मैं जब बता रहा था 26 से 11 के बारे में कि ये हिंदू टेरर बनाने के पीछे क्या मंशा थी, वो मंशा मैंने बता दिया। डिमोरलाइज करना, नेशनलिज्म को रेक कर देना, और बहुत ही पुख्ता योजना थी। लेकिन जब आपके साथ ईश्वर का है तो कभी कभी ये कितनी पुख्ता योजना भी फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात आप जो अभी कह रहे हैं कि ये तब तक संभव नहीं होता जब तक कि ये अंदर के ये हिंदुस्तान के अंदर से संचालित नहीं हुआ होता। और आपको मालूम है कि संचालित करने वाले कौन लोग थे? 26 से 11 RSS की साजिश, कौन कहा कि मैं करकरे से ये था, कौन होम मिनिस्ट्री में जाके बैठा रहता था। तो इसमें ये विदेशी महिला का क्या रोल था, आप लोग सब समझ सकते हैं इसमें। और वो पूरा गैंग उस समय, तो मैंने कहा ये अंदर से संचालित था। ये बात जब मैंने लिखी थी पहले, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। ये जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे को आपने अभी उठाया है, बाद में मुझे पता चला, और फिर मैंने उसमें अध्ययन किया और मैंने उसकी छानबीन की।
आपने बिल्कुल सही फरमाया साहब कि जो मेरा ये मानना था कि ये अंदर से संचालित किया गया है, मेरा शक 200% तब हुआ जब ये पता चला कि उस समय जब 26/11 हो रहा था तो इंडिया का वॉर रूम, इट वॉज ए जिहादी अटैक। उस समय जो होम मिनिस्ट्री का अपना वॉर रूम होता है, मैं डीजीएमओ की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जी, आर्मी जी, की, मैं उस होम। वॉर रूम में कौन होना चाहिए साहब? उस वॉर रूम में गृह मंत्री होना चाहिए, और गृह मंत्री से भी ज़्यादा सचिव, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, ये सारे ओहदेदार जब 26/11 जब हो रहा था, ये पाकिस्तान में मौजूद थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी शक की सुई जो आपने खोली है कि ठीक, लेकिन आप सोचिए कि वो लोग और यहाँ के लोग कितने कोऑर्डिनेटेड थे कि उनकी एक दिन की छुट्टी बढ़ाई, जिस दिन अटैक छुट्टी होना था, बढ़ाई, और उनको मरी घूमने गया, एंड दे वर इनकम्युनिकेटो। कोई उनके आपस में कम्युनिकेशन उनका नहीं था, और ये सारा कुछ ये ड्रामा चल रहा था। इसका मतलब कि उनको किसी योजना तहत वहाँ भेजा गया था, और ये निर्धारित किया गया कि ये किसी से बात नहीं कर सके। जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो अहदेदार थे, उनका नाम नहीं लूँगा, उनको इस बात की कहीं पे, और देखिए ये फ़र्क होता है, हर कोई इंटेलिजेंस में का काम नहीं कर सकता है। इंटेलिजेंस में आप सेंसिटाइज्ड इतने हो जाते हैं कि आपको हवा में चीज़ें महसूस होने लगती। उस आदमी ने एक बहाना करके वो हिंदुस्तान चलाया, वो मरी वाले उसमें वो नहीं गया, वो हिंदुस्तान चलाया। उस आदमी के पीछे ये पड़ गए, वो आईबी का ऑफिशियल उसके पीछे पड़ गए। बिल्कुल, वो सिर्फ इसलिए पीछे पड़े थे क्योंकि ये आदमी को किसी तरीके से इसको इंटिमिडेट किया जा सके, इसको डराया जा सके, धमकाया जा सके। और शक तब और पुख्ता हुआ जब आपने मुझे कहा, ये भी बात मुझे नहीं मालूम थी, आपने कहा कि जब ये होम सेक्रेटरी वगैरह वहां पे, अब सोचिए इंडियाज एंटायर वॉर रूम वाज hijacked and placing in Pakistan. was placed in Pakistan. And Pakistani directing इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन। और वो स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन क्या हुआ कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर जो था, आपने जो मुझे बताया, वो उस समय हिंदुस्तान में था। मतलब ऐसा करते थे कि कोई फुल प्रूफ किसी को अंदाजा ही ना हो कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल दिस इज एवरीथिंग। उस समय आप कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ होम सेक्रेटरी उस समय मधुकर गुप्ता थे, और ये अपना ये कुरैशी थे फॉरेन मिनिस्टर। यस यस, वो आपने बताया वो कौन सा मीटिंग कर रहे थे? वो IWPC जो है, वुमेन प्रेस कोर है यहाँ विंडसर पैलेस कनॉट प्लेस में, उसमें मैं आई वाज सिटिंग एंड वो वहाँ पे बैठे हुए बातचीत चल रही थी, और उनको बताया गया रात में आकर के, तो उनका एक्सप्रेशन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब अचंभे वाली बात हो, और फिर वो रात में किस तरीके से उनका इंतजाम किया गया और उनको भेजा गया। तो मैं उस दिन से इस बात को बोला, लेकिन किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी। पर मुझे ताज्जुब हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर भारत में बैठा है और इतना बड़ा हमला हो रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, मैं इसको बहुत बड़ा हमला इसलिए मानता हूँ कि ये दुनिया के इतिहास में दिस वाज फर्स्ट मैरीटाइम जिहादी टेररिज्म ऑफ इट्स काइंड। समुद्र के रास्ते से, जिसको समुद्री जिहाद का वो आगाज था। पहले कभी इतिहास में हुआ होगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ये जिहादी दहशतगर्दी का, समुद्री जिहाद का ये पहला वो उदाहरण था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मतलब एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए कि अगर कोई विदेश मंत्री यहाँ बैठा हुआ हो और उसी के मुल्क ने आप पर हमला कर दिया हो, आप उसको स्पेशल एयरक्राफ्ट देंगे, या उसको आप क्यों निकलने देंगे आप यहाँ से? नहीं, उसका यहाँ ये तो सरदार जी को बताना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे खुलासा क्यों नहीं हुआ?
तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने पॉलिटिकल टेररिज्म, जिहाद टेररिज्म की इसमें इस किताब में काफ़ी जिक्र किया है। एक बौद्धिक आतंकवाद भी है, इंटेलेक्चुअल आतंकवाद भी है, जो हमारे यहाँ जब भी कोई आतंकवाद की घटना होती है तो लोग टेलीविज़न पे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं और उनको कवरअप देते हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है जिसकी तरफ आपने बार बार इशारा किया कि भारत जो है उसका एक ईस्टर्न फ्रंट है और एक वेस्टर्न फ्रंट है, बट देयर इज़ ए वर्ड थर्ड फ्रंट। ये थर्ड फ्रंट 26 जनवरी पे भारत की सामरिक शक्ति जो सार्वजनिक तौर पे दिखाई जाती है उसको डिस्टर्ब करता है, ये शाहीन बाग बना देता है, ये सीए के ख़िलाफ़ चला जाता है। और ये ताकतें बाहरी लोगों से इतनी कनेक्टेड हैं कि कोई पोर्न स्टार जो है कोई ट्वीट कर देता है, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट। तो ये जो बात आप कहते रहे हैं कि भाई फर्स्ट और सेकंड जो फ्रंट है वो तो आप राफेल से लड़ लेंगे, लेकिन थर्ड फ्रंट के लिए राफेल नहीं चाहिए। थर्ड फ्रंट के लिए भारत की जनता, भारत के लोग, हमारे नैरेटिव और वो तमाम जो यहाँ के लोगों ने क्रिएट किए हैं उससे बाहर आने की ज़रूरत है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो ना पाकिस्तान था न चाइना था टिबेट में। पाकिस्तान क्रिएट हो गया, एक फ्रंट क्रिएट हो गया, ठीक है ना, आज़ादी के बाद। दूसरा फ्रंट तब क्रिएट हो गया जब चाइना में टिबेट में चाइनीज़ घुस आए। आज हमारे और आपके नैरेटिव में हम बार बार इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हैं, ये हालांकि वो इंडो टिबेट बॉर्डर हमें कहना चाहिए। सरदार पटेल ने 1950 में एक चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू को और कहा कि हमारी नीतियों के कारण ये दूसरा फ्रंट क्रिएट हो गया है और कम्युनिस्ट आ गए हैं टिबेट में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने कहा कि इतने सदियों में, आफ्टर मेनी सेंचुरीज, इंडिया हैज़ टू कंटेंड विद टू फ्रंट्स। आप कभी देखें, अंग्रेज आए एक रास्ते से आए, वो अब जो जिहादी आते थे, चाहे वो मुगल्स थे या उसके पहले जितने ये अफगानिस्तान से पठान आए, वो सब खैबर पास से आते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हुआ, समझे कि नहीं? मेरा ये कहना है कि देखिए उसके बाद क्या हुआ, आपने कई युद्ध लड़े पाकिस्तान से, आपने कई युद्ध लड़े, युद्ध लड़ा इससे, चाइना से, तिब्बत में। आप क्या पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे? नहीं। क्या वो जिसको आप युद्ध समझते उसके बाद युद्ध नहीं चल रहा? क्या प्रॉक्सी वॉर युद्ध नहीं है? व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर? वो तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा लीड इंडिया विद थाउजेंड कट्स। तो वो कट करने के लिए आपके अंदर में कोई काटने वाला भी चाहिए ना सर? यस यस, दीस आर द प्रॉक्सीज। ठीक है ना सर? यस यस, आई एग्री। तो अंदर में वही मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि लश्कर तोयबा वाला ही आके दिल्ली में अटैक करता है। एब्सोल्युटली। कोई शर्जिल इमाम तो पाकिस्तानी नहीं है। एब्सोल्युटली। शर्जिल उस्मानी नहीं है, ये तो पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है। पीएफआई नहीं है, ठीक है ना। ये जितने आपके बुरहान वानी तो पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था। अफजल गुरु, तो बुरहान वानी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप पाकिस्तान एज अ टेरिटरी से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म, आप पाकिस्तान के जिहादिज्म से लड़े। हमारे जो जवान एक्सटर्नल वो फ्रंट पे हैं पाकिस्तान के, उसमें with whom you have almost 3,000 kilometers of frontier, you are actually fighting jihadism. अगर hypothetically अगर मान लीजिए पाकिस्तान एक बौद्ध देश होता, क्या यही हालात होते? मैं ये नहीं कहता हूं कि उस समय डिफरेंसेस नहीं होते, जब बॉर्डर है तो कुछ, लेकिन डिफरेंसेस होना एक अलग बात है। इस तरह की आइडियोलॉजिकल जो वॉर है वो नहीं होता। तो आप एक्चुअली हमारे जो जवान जो हैं उस फ्रंट पे जिहादी को लड़ रहे हैं, और तिब्बत के फ्रंट पे वी आर फाइटिंग नॉट चाइना एज अ टेरिटरी, वी आर
वी आर नॉट फाइटिंग टिबेटन्स। टिबेटन्स से हमारा तो कुछ वो ही नहीं था, वो तो हमारे बौद्ध भाई थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इतिहास की एक बहुत बड़ी धरोहर वहां पे थी। पूरा बौद्ध ये यहां से तिब्बत पे गया, तिब्बत में गया, तो हमारा तो उनसे कोई वो नहीं है। तो वहां पर हम कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं, हमारे जवान विचारधारा से, देश से नहीं, बिल्कुल विचारधारा बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां तो चलेगा, एक्सटर्नल फ्रंट में आप बम्बार्ड करेंगे, आप वो करेंगे, आप काउंटर मनूवर करेंगे, उनके पोजीशन को जैसे अभी अनटेनेबल कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा ये तो आप कर लेंगे रफाल से, T-90 टैंक से, अपने बाकी जो असले आप दुनिया में अवेलेबल हैं उससे। लेकिन who will fight with communism and jihadism within the country? उससे कौन लड़ेगा? लेकिन इसमें एक बात है सर, आपने कहा कि पाकिस्तान का जिहाद, मुझे लगता है कि ये कुरानिक किताब है, जो कुरान है, ये कुरानिक जिहाद है, इसे तो आप बदल नहीं सकते। बांग्लादेश से भी जो यहाँ घुसपैठ हो रही है वो भी उसी कुरानिक एजेंडे के तहत हो रही है। म्यांमार से रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो वो भी उसी एजेंडे के तहत आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो हम एक स्टेट के एंगल से देख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो 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 फ्रांस में हो रहा है वो भी तो, यानी इस्लाम और कुरान की जो टीचिंग्स हैं वही तो है, उसी की टीचिंग का ही तो परिणाम है कि पूरी दुनिया में आप किसी आदमी का गला काट देते हैं, आप बस चढ़ा देते हैं, आप बम लगा के चर्च में चले जाते हैं, 250 लोगों को मार देते हैं। तो ये जो भारत के अंदर ताकतें हैं, चाहे PFI हो, जमात इस्लामी हो, ये जो आपकी ये जो तंजीम बनी हुई है, जो देवबंद में बनी है, तो ये तमाम सारे लोग तो इसी एक ही एजेंडे पर हैं। तो आपको लगता है कि आज भारत में कोई डिस्पेंसेशन के बदलने से या भारतीय समाज में इन ताकतों से लड़ने का इंटेलेक्चुअली कम से कम ताकत आई है, या हम कहें कि आप तो लगातार बोलते रहे हैं और भी लोग आए हैं इस बीच में, इस फील्ड में, इसका आउटकम क्या देखते हैं आप इन तमाम जो 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 कभी भारत के अंदर इस किस्म के खतरों की चिंता सिर्फ सरकार का काम होता था, आज क्या लगता है कि सोसाइटी अवेयर हो रही है, सोसाइटी इन खतरों को समझ रही है, क्या वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही है? क्या आप देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है? एक सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया के कारण नॉलेज बहुत फास्ट पेस पे प्रोलिफरेट कर रहा है, और ऑडियो विजुअल मीडिया हमेशा ज़्यादा इजी टू ग्रास्प होता है। इसके कारण लोगों में अवेयरनेस लेवल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने किताब लिखी है मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, और उसमें मैंने कोट किया है मुशर्रफ को। मुशर्रफ ने जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जब अफगानिस्तान में शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि आपने जो इस्लामी ताकतें हैं, तालिबान, आपने उनको अबेंडन कर दिया, आपने छोड़ दिया है? तो मुशर्रफ ने जस्टिफाई किया एंड ही एड्रेस्ड इट टू द नेशन। और उसने क्या जस्टिफिकेशन दिया? उसने कहा कि ये कुरान में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार आप समय के साथ समझौता करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए आप अपने दुश्मन से भी जा मिलते हैं। और इसमें धोखा, किसी को धोखा देना, किसी को अबैंडन करना, that is part of the Quran. Yeah, he said It's so. a part of the Quran. And then he says, he quotes कि मुखिया जो थे इनके मुखिया जो थे, वो कहते हैं, उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम लिया, पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहूदियों के साथ समझौता किया था, वो किसी मजबूरी वश सोच समझौता था, और जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो समझौता उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो कम से कम पढ़िए तो मुशर्रफ क्या बोल रहा है, इस बात को पढ़ेंगे, और वो कहीं वो तो वही कर रहा है, और उसकी बात लोगों ने मानी।
उसकी बात लोगों ने मानी। तो उसी तरीके से अभी मैं आपको एक और मैं उदाहरण देता हूं कि मैं टेलीविज़न चैनल्स पे जाते हुए मुझे कोई 10-15 साल हो गए, 15 साल हो गए ये। तो मैं देख रहा था कि पिछले 4-5 सालों में रमज़ान के महीने में, और मैंने पूरी मैप बनाई थी उसकी, आपको मैंने दिखाया था, हम जब भोपाल गए थे तो मैं वो मैप ले गया था, मुझे याद है, और मैंने पूरी दुनिया का मैपिंग किया था कि रमज़ान में कहाँ कहाँ अटैक हुआ और कहाँ कहाँ कैजुअल्टीज़ हुए। और पिछले 4-5 साल में हमने देखा कि रमज़ान में, क्योंकि हम कश्मीर के बारे में चिंतित थे, यहाँ बहुत इंडिया रमज़ान में जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है वो रमज़ान में सीज़ फायर कर देते थे। लेकिन हम सेकुलर स्टेट होकर के सीज़ फायर करते थे और वो इस्लामिक। तो मुझे ये बड़ी हैरानी होती थी कि ये तो रमज़ान का पीरियड है, ये तो बड़ा होली पीरियड है, तो इसमें तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो रमज़ान भी नहीं मानते। लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ा तो बिल्कुल यही सिचुएशन था। बैटल ऑफ बदर में इनका एक वो काफिला जा रहा था, ये कुरैशी ट्राइब का बहुत बड़ा काफिला था। उस समय ये होली पीरियड चल रहा था। जब वो काफिला इनको दिखा, और इंटेलिजेंस पहले से थी कि बहुत बड़ा ये काफिला है, तो मुखिया से पूछा कि ये तो होली पीरियड चल रहा है, इसमें हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुखिया ने कहा कि मेरी अल्लाह से बात हुई है और अल्लाह ने कहा है कि नहीं, आप काफिरों के साथ आप लड़ सकते हो, तो आप ये करो। रमजान में मुसलमान भाई के साथ नहीं लड़ोगे, नॉन बिलीवर या नॉन बिलीवर, हाँ आप लड़ सकते हो। तो ये कोई उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो 2-3 हज़ार में थे, ये कुछ हंड्रेड्स में थे। युद्ध हुआ और ये जीते। तब मुखिया ने इनको कहा कि ये तुम थोड़ी जीत रहे थे, वो तो ऊपर से फरिश्ते भेजे थे लड़ने के लिए। वो घोड़े पे आए थे। 1965 वॉर में ये पूरा, ये तो ऑफिशियली इसको प्रोपोगेट किया जा रहा था कि फरिश्ते आ रहे हैं लड़ने, बताइए। तो ये आप पढ़ लें बैटल ऑफ बदर का, एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द होली बुक। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ होली बुक। तो ये सारी चीजें ये आपको तब समझ में आएंगी कि ये कौन सी ऐसी, देखिए साहब, आप चाहे तलवार हो, चाहे आप लांस हो, चाहे भाला हो, चाहे वो डबल बैरल गन हो, यू ग्रेजुएट टू AK-47, यू मे ग्रेजुएट टू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मे बी इन फ्यूचर, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, it is the ideology that fires that weapon, as far as jihadis that countries are concerned. वो हर चीज में जिहाद देखता है। वो तो वही आपका क्वेश्चन आंसर करता है कि वो जब कोई ट्रक देखता है, कोई कार देखता है, कोई ट्रैक्टर देखता है, तो उसको लगता है, उसको पहला ख्याल आता है कि इसको कैसे, हाउ टू यूज टू किल, इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको हथियार कैसे के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने लोग इससे मारे जा सकते हैं। इसीलिए कभी लंदन में हो जाता है, कोई मोटर व्हीकल चढ़ा देता है कहीं पे, वो नाइस जगह जो है पेरिस में 19 टन्स का ट्रक से लोगों को ये कर दिया। और वही कुछ लोग, माफ़ कीजिएगा, कुछ हमारे खालिस्तानी भाई भी वही सीख लिया है उन्होंने, उनको देख के। और ट्रूडो साहब को मालूम नहीं है, और प्रेडिक्ट करता हूँ कि कैनेडियंस भी एक दिन इन्हीं ट्रैक्टरों के नीचे कुछ ले जाएंगे। आज जो वो बहुत बड़ा सपोर्टर बन के आ रहा है ना यहाँ पे खालिस्तानी कॉज का, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप याद रखना इसको। सिंह साहब, इसमें टॉपिक तो इतने हैं कि आपसे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन एक बस आखिरी सवाल आपसे चाहता हूँ मैं कि आप एक बात बहुत कहते रहे हैं, और आपने अपनी किताब का जो पहला टॉपिक लिखा है उसमें लिखा है, इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ इंजीनियर्ड।
और आप ये कहते रहे हैं कि भारत में नेहरू जी से लेकर के अब तक बार बार एक स्लोगन चलाया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और आप ये कहते हैं कि ये निहायत ही बकवास है और फ्रॉड है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये क्रिएट की गई है। आप ये क्यों कहते हैं? देखिए, मैंने अपनी किताब में उदाहरण दिया है। इस बार जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ, जी जी जी। जब ये वाली लोकसभा जी जब जी जी 2019 2019, उसमें लोगों ने बंगाली में ओथ लिया, संस्कृत में ओथ लिया, असमीज में ओथ लिया, कई और भाषाएं में उन्होंने, रीजनल भाषाओं में उन्होंने ओथ लिया। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लगता था कि जैसे सारा का सारा जैसे संस्कृत से निकला हुआ हो, वही फ्लेवर, वही शब्द। इनफैक्ट मराठी अगर आप सुने, बंगाली सुने, इट इज़ मच प्योरर फॉर्म ऑफ संस्कृत। उर्दू भाषा सबसे बड़ा फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड। और ये किसने ये फ्रॉड को, एंड आई एम शॉक्ड कि दिस शुड बी अ सब्जेक्ट इन द यूपीएससी। आप एक बात बता रहा हूं, आप गाने ले लो आप, और ये भी बड़ी हैरानी की बात है, 50 का दशक, 60 का दशक, आप गाने ले लो बॉलीवुड के, मोर देन 60% और मे बी इवन 70, मोर देन 70% ऑफ द सॉन्ग्स आप देखना, वो केवल वो उसमें जो 50 to 60% वर्ड्स जो होंगे वो सो कॉल्ड आपके, नॉट उर्दू, दे हैव टेकन इट फ्रॉम पर्शियन और दिस थिंग। इफ्तदाई इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो। अब कोई ले लीजिए। तो आप ये सारे गाने हमको सुना के, हिंदी भाषा से 100% वर्ब्स लेके, हमसे पैसे कमा के, और फिर आप कह रहे हो कि ये एक अलग भाषा है। अरे ये तो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। अगर ये अगर वर्ब नहीं देते तुमको, आया गया खाया पिया जिया मरा, ये तो संस्कृत के से ही निकला हुआ है ना। तो वर्ब के बिना तो आप एक पत्थर के समान हो। और ये कहते हैं कि यू आर इनर्ट। It is verb which makes a language dynamic, which makes your life dynamic. तो आपने इसको ये किया। अब आपको मैंने एक जगह वो भी कहा है कि देखो, विनोबा भावे ने कहा था कि इसको आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कीजिए। सो कॉल्ड शेरो शायरी हम और आप ये करते, तो हम तो देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको ये कहते हैं ना। हालांकि मुझे आती है वो अरबिक स्क्रिप्ट, मुझे आती है, क्योंकि मेरा एनडीए में फॉरेन लैंग्वेज पर्शियन था, तो मुझे आती है वो, ठीक है ना। लेकिन हम तो फिर भी हम और आप हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये हिंदी सिनेमा है, और उसको हिंदी सिनेमा कहते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा इमेजरी चलाते हैं कि आपको इन्होंने करके, अरे ये तो मुसलमानों की भाषा है। सबसे बड़ी आप देखिए कि इसी उर्दू के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, और आज हमारे बंगाल में उर्दू को ऑफिशियल पैटर्नेज, वहां के टीचरों को उर्दू पढ़ाने के लिए स्पेशल पैसा दिया जा रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन। और आप पैशन की बात करते हैं साहब। आपने कहा कि वाई दिस, क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीजें हिंदुस्तान को जोड़ती हैं, और सभी जगह में गए, संस्कृत, साड़ी और संगीत। बिल्कुल। ए आर रहमान की मां ने अपना मजहब बदल लिया, धर्म से वो मजहब में चली गई, लेकिन ए आर रहमान इंडियन म्यूजिक से पैसा कमा रहा है, और वो इंडियन म्यूजिक सामवेद से पैदा होता है। मैंने इसमें वाजिद अली शाह का वो दिया है, एक वो कि जब उसको ये वहाँ से जब ले जाए, अंग्रेज जब इसको ले जा रहे हैं, ये 1857 के बाद से जब उसको उधर ले जा रहा है कलकत्ता, तो वो क्या लिखते हैं, वो
ज़्यादातर क्लासिकल म्यूजिशियंस वो गाते हैं, आपने सुना होगा, राग भैरवी में वो होता है, बाबुल मोरा नैहर छूटो नी जाए, चार कहार सजाए मोरी डोलियाँ, मेरा अपना वीराना हुआ जाए, अंगना तो पर्वत भयो डेहरी भयो विदेश। इट इज प्योर प्योर अवधि, और जिसको वो आप वहाँ की जो लोकल भाषा है। तो आपकी इमोशंस, वाजिद अली शाह की इमोशंस ऑल्सो हैड टू रिलाई ऑन द मदर टंग, वहाँ मिट्टी की भाषा को। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये यहाँ कोई डाइवर्सिटी नहीं। देवी के शरीर के टुकड़े हुए, सबको मालूम है ये कथा, भगवान शंकर का जो, जब देवी का, जब वो गुस्से में लेके वो घूम रहे थे, वो गुस्से में या वो अपनी तड़प में, और तब विष्णु ने अपना चक्र चलाया और उनके टुकड़े हुए। तो हम और आप गए थे कामाख्या, वहाँ पर कुछ टुकड़े गिरे, कुछ बंगाल में गिरा, कुछ बिहार में गया, वो बनारस में गिरा, उधर आपके उज्जैन में गिरा, और बलूचिस्तान में हिंगला माता, शारदा माता, कात्यायनी देवी, उनके बाल गिरे, कहीं पे आँख गिरे, नैना देवी पे, ज्वाला देवी पे उनके जीभ गिरे। सो लुक एट हमारे वो जो शंकराचार्य के पीठ हैं, वो देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और फिर आप कहते हैं कि वो इतनी यूनिटी वाली कंट्री तो पूरे दुनिया में है ही, इसका मिसाल ही कोई नहीं। इसीलिए ये ना, ये अंग्रेजी में बोलना दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सिंह साहब, आपसे बात करके मज़ा आया, और मुझे जो जानकारी है इस किताब के बारे में कि ये किताब आपकी, इसका विधिवत कल इसका आपने जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि 700-800 किताबें आपकी बिक चुकी हैं अब तक, और इतने ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि क्या ये किताब नो द एंटी नेशनल्स, आप हिंदी में भी इसको ला करके आम जन तक पहुंचाने की कोई आपके दिमाग में योजना है? नहीं, उस पर काम शुरू हो गया है। अच्छा, उस पर काम शुरू हो गया है, उसका वो जो ट्रांसलेशन वर्क, क्योंकि उसमें आप कुछ और भी ऐड करेंगे, थोड़ा हाँ, कुछ और इसमें उसमें ऐड करेंगे। ये किताब ये मैं लिख रहा था तो इतने सालों से, तो इससे जो इसमें तो केवल 52 टॉपिक्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैंने लिखा है, लेकिन कुछ अपने पब्लिशर की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन वो किताब हिंदी में आएगी, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में। वंडरफुल। ये सिंह साहब, आपसे बात करके मज़ा आया। मैं तमाम उन लोगों को जो इस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। सिंह साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये किताब उस दौर में लिखी गई है जब भारत इन तमाम इंटरनल जो हमारे फ्रंट हैं, इंटरनल जो हमारे देश के गद्दार हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, जो फिल्मों में बैठे हैं, जो इतिहास में बैठे हैं, हर जगह वो मिलेंगे। और ये सिर्फ किताब ही नहीं मानता मैं, नो द एंटी नेशनल, जितना मैं सिंह साहब को पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, उनकी किताबें पढ़ चुका हूँ, ये किताब आने वाली जनरेशन के लिए एक रेफरेंस बुक होगी, क्योंकि इसमें सिंह साहब की इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है, लेकिन सारे फैक्ट दुनिया की दूसरी किताबों से लिए गए हैं और उनको किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया है। इसलिए ये सिर्फ किताब नहीं है, एक तरीके की रेफरेंस बुक है। आपने हमसे बातचीत की, और मैं समझता हूँ आपकी अनमेकिंग ऑफ नेपाल के बाद ये वही किताब है कि आने वाले लोग सोचेंगे कि जो शायद उन्होंने गद्दारियों के और क्या क्या एजेंडे हो सकते हैं और कहाँ कहाँ वो पाए जा सकते हैं, इसको आपने देश को भी आगाह करा है, और मैं समझता हूँ सरकारों को भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें काम की मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।